नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। आज की कहानी हमें सत्यम ने भेजी है, तो अब मैं आप सभी को कहानी सत्यम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। कभी कभी अनजान सफर जीवन का सबसे लंबा सफर साबित हो जाता है। ऐसे ही एक बार मेरे साथ हुआ था। मेरी एक गलती ने मेरी मौत को बुलावा भेज दिया था। सही समय पर अगर मैंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो शायद आज मैं ये बताने के लिए जिंदा नहीं होता। मेरा नाम सत्यम है। आज से लगभग 6 महीने पहले मुझे मेरे मामा नरेंद्र का कॉल आया। उन्होंने कहा, सत्यम कहाँ है तू? मैंने कहा, मामा मैं इलाहाबाद में हूँ। क्या हुआ, आज अचानक से कॉल कैसे किया? कोई बात है क्या? मामा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है, पर एक दिक्कत आ गई है और मुझे तेरी जरूरत है। मैं मामा की बात सुन के अचंभे में पड़ गया। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बात परेशान कर रही है। मैंने पूछा, क्या हुआ मामा, बोलो। मामा ने कहा, मेरा एक गुड़ से भरा ट्रक कल रात तक कोकण पहुंचना है। मेरा ड्राइवर जो पिछले हफ्ते कोकण ये गुड़ लेके जाने वाला था, उसने कुछ दिन पहले ही काम छोड़ दिया, जिस वजह से ये गुड़ समय से कोकण नहीं पहुंच पाया। मैंने जिस मालिक से गुड़ और इसे पहुंचाने के लिए पैसे लिए थे, अब वो धमकी दे रहा है कि अगर कल रात तक गुड़ नहीं पहुंचा तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा, ऐसे कैसे वो आपको कुछ करेगा, आप टेंशन मत लो। मैं समझ गया कि मामा चाहते हैं कि उनका वो ट्रक मैं कोकण तक पहुंचाऊं। मैंने कहा, मैं आज ही कानपुर आ रहा हूं, मामा आप टेंशन मत लो। इतना कहने के बाद मामा शांत हो गए और उन्होंने कहा, जल्द से जल्द तू यहाँ आ जा। फोन रखते ही मैंने अपना सामान भरा और मैं कानपुर के लिए निकल गया। उस दिन मैं शाम तक मामा के पास पहुंच गया। ज्यादा समय ना गवाते हुए मैंने वहां एक एड्रेस पूछा जहां ये गुड़ ले जाना था और वहां कैसे जाना है उसका रास्ता पूछा। मामा ने मुझे रास्ते के बारे में सब बताया और मैं कानपुर से गुड़ से भरा ट्रक कोकण पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। मेरा सफर कुल 2 दिन का था। आज की रात बिताते हुए अगले दिन का सुबह और शाम बिताना था और अगली रात में मैं कोकण पहुंच जाता। मैं एक मनमौजी आदमी हूँ। मैं धीरे धीरे गाना सुनते हुए अपना सफर काटने लगा। देखते ही देखते शाम ढल गई और रात हो गई। मैं घर से कुछ खाना लेके निकला था तो भूख लगने पर मैंने वही खाना खाया और ट्रक के अंदर ही कुछ घंटे सो गया। कुछ घंटों के बाद उठकर मैं फिर से गाड़ी चलाने लगा। ऐसे ही एक रात गुजर गई और देखते ही देखते दिन भी गुजर गया। अब मेरे पास कुछ खाने को नहीं था और शाम होने आ गई और अब मुझे भूख लगने लगी। मैंने सोचा कुछ दूर और जाके एक ढाबा देखता हूँ, वहीं रुक के कुछ खा लूंगा, पर मुझे पूरे रास्ते एक भी ढाबा नजर नहीं आ रहा था। भूख के मारे मेरी जान जा रही थी, पर ढाबा दिखाई नहीं दे रहा था। ढाबा ढूंढते ढूंढते मैं 20 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था, पर आसपास कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे मेरे दाएं हाथ पर एक ढाबा दिखाई पड़ा। मैं उसे देख काफी खुश हो गया। मैंने फौरन ही अपनी गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ ली। वहां जाके मैंने देखा इस ढाबे पे काफी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। यहाँ आसपास में कोई ढाबा नहीं था, इसलिए लोग दूर दूर से आकर यहाँ खाना खाने रुके हुए थे। ढाबे पे जाके मैंने अपना ट्रक पार्किंग में लगा दिया और खाने का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में मेरा खाना भी आ गया। मैं अपना खाना बड़े चाव से खा रहा था। तभी मेरे बगल वाली खाट पे बैठा आदमी बोला, और भाई कहाँ से आ रहे हो? मैंने ध्यान ना देते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? इतना सुनते ही वो आदमी खाट से उठकर चला गया। कुछ देर मैंने अपना खाना खत्म किया और पैसे देने काउंटर पर चला गया। वहां जाके मैंने खाने के पैसे भरे और ढाबे के मालिक से पूछा, काके मुझे बीहड़ जाना है, यहाँ से और कितनी दूर गाड़ी चलानी पड़ेगी? ढाबे का मालिक हंसते हुए बोला, अरे पापे वहां क्या करने जाना है? मैंने कहा, काके बीहड़ में आज रात तक गुड़ पहुंचना है, कितना दूर है यहाँ से? ढाबे के मालिक ने कहा, हाईवे से जाओगे तो 100 किलोमीटर और गाड़ी चलाना पड़ेगा। ढाबे वाला पर अगर पे रुक गया। मैंने कहा, क्या हुआ, बोलो क्या पर अगर? ढाबे वाला बोला, पर अगर तुम काली गांव से होते हुए जाओगे
तो 60 किलोमीटर और गाड़ी चलानी पड़ेगी। मैंने कहा अब तो मैं यहीं से जाऊंगा, पर ढाबे वाला धीमी आवाज में बोला, हाईवे से जाओगे तो जिंदा रहोगे, काली गांव से गुजरोगे तो सच में गुजर जाओगे। ढाबे वाला काफी अजीब तरीके से ये सब बता रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी डरा हुआ हो। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अगर रास्ता नहीं पता तो सीधे सीधे बोल दो ना, ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों बोल रहे हो? ढाबे वाला बोला, वहां से गुजरना ठीक नहीं होगा और रात में तो काफी डरावना मंजर होता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कुछ छुपा रहा है, पर मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। इसलिए मैंने कहा, रास्ता बताना है तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ढाबे वाले ने कहा, रुको रुको, बता रहा हूँ। यहाँ से 4 किलोमीटर सीधे जाना और फिर बाएं मुड़ के सीधे सीधे चलते रहना, वही रोड तुम्हें बीहड़ ले जाएगी। ढाबे वाले को धन्यवाद बोलकर मैं वहां से निकल गया। मैंने मामा को बता दिया कि कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। जैसे मुझे ढाबे वाले ने कहा था, मैं वैसे ही 4 किलोमीटर तक गया और उसके बाद बाएं तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली। सफर ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए मैं गाड़ी काफी संभाल के चला रहा था। जाते हुए मुझे रास्ते में प्यास लग गई, तो मैंने अपनी गाड़ी एक साइड में खड़ी कर ली और बोतल निकाल के पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैंने एक नजर सड़क पर डाली। पूरा सड़क एकदम सुनसान और डरावना दिख रहा था और इस सड़क से एक भी गाड़ी गुजरते दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखने के बाद मैं एक बार फिर से गाड़ी चलाने लगा। अभी तक मैंने 35 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी। अब बस 22-24 किलोमीटर का सफर और बचा हुआ था। कुछ और दूर जाने पे मैंने देखा कि बीहड़ यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और अब यहाँ से काली गांव शुरू हो रहा है। आगे एक बोर्ड पे लिखा था, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैंने जब उस बोर्ड को ध्यान से देखा तो बोर्ड काफी अजीब तरीके से पेड़ पर लटक रही थी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ट्रक लेके आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा, अचानक से एक छोटी बच्ची ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। मैंने तुरंत ही हॉर्न बजाया और कस के ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक रुक गई। मुझे लगा ट्रक से उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत अपने ट्रक से उतर के उस बच्ची को देखने लगा, पर जब मैं नीचे उतरा तो मेरे ट्रक के आसपास कोई बच्ची नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने काफी देर तक यहाँ वहां देखा, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा वो बच्ची मेरी गाड़ी के नीचे आ गई होगी। मैं फौरन ही झुका और अपनी गाड़ी के नीचे उस बच्ची को ढूंढने लगा, पर वो बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा मुझे नींद आ रही होगी, मैं थक गया हूँ और ये सब एक भ्रम है। मैं यहाँ वहां देखकर ट्रक के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने अपना मुंह धोया और एक बार फिर से ट्रक चालू कर दिया। ट्रक चालू होते ही मैं वहां से निकल गया। मैंने कुछ दूर ट्रक चलाया ही था कि ट्रक अचानक से सुनसान जगह पर बंद हो गया। गाड़ी बंद होते ही मैं परेशान हो गया। एक तो इतनी रात, ऊपर से इतना डरावना मंजर। मैंने काफी देर तक गाड़ी चालू करने की कोशिश की, पर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हुआ। इस बात से मैं काफी गुस्सा हो गया और मैं गुस्से से ट्रक के बाहर निकला और गाड़ी का इंजन देखने लगा। मैंने जब गाड़ी का इंजन चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक था, पर कई घंटे लगातार चलने की वजह से काफी गर्म हो गया था। ये देख मैंने सोचा गाड़ी से पानी लाता हूँ और इंजन में डाल देता हूँ। मैं इंजन खुला छोड़कर गाड़ी के गेट पर गया। जैसे ही मैं वहां गया, मुझे किसी चीज के उछलने की आवाज आई। मैं अपने आसपास देखने लगा, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक बार फिर से इसे अपना भ्रम समझा और ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने गाड़ी के अंदर उसी छोटी बच्ची को देखा जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ये देख के मैं चौंक गया और जमीन पर गिर गया। जमीन पे यूं अचानक गिरने की वजह से मेरे सर पर लग गई थी, पर मैंने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। मुझे ये सब काफी अजीब लग रहा था, पर क्या हो रहा है मेरे साथ ये समझ नहीं आ रहा था। मैं एक बार फिर से गाड़ी के अंदर झांकने लगा, पर इस बार वहां कोई भी नहीं था। मैं इस सब से डर गया था। मैंने फौरन ही गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल निकाली और इंजन में पानी डालने चला गया। मैंने डर की वजह से हड़बड़ाहट में आधा पानी इंजन में डाला और आधा पानी गिरा दिया। मेरे हाथ पैर सुन पड़ने लगे थे और मेरा डर समय के साथ बढ़ने लगा था। मैंने इंजन में पानी डाला ही था कि मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा मेरे पीछे कोई भी नहीं है।
अब ये सब मुझे काफी डरावना लग रहा था। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं इंजन में पानी डालकर नीचे आ गया। मैं डर की वजह से अपने आगे पीछे और अगल बगल देखने लगा। तभी मुझे मुझसे कुछ दूर पर एक औरत दिखाई पड़ी। काफी अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोचने लगा इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है। मैं इतना सोच ही रहा था कि वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज काफी डरावनी लग रही थी। मैं वहीं से खड़ा होके बोला, क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हो? पर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा और रोती रही। ये सब सुनसान सड़क पे काफी अजीब और डरावना लग रहा था, पर मैं इन सब में और फंसना नहीं चाहता था, तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं ट्रक पर चढ़ने लगा। मैं चढ़ ही रहा था कि वो औरत रोते हुए बोली, मेरी छोटी बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। बच्ची का नाम सुनते ही मेरा मन पिघल उठा। मैंने कहा, इतनी रात गए आप कर क्या रही हो यहाँ, और कौन है आपकी लड़की? दरअसल जो बात उस औरत ने मुझे बताई वो सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे बताया कि मैं यहीं बगल के गांव से हूँ। मैंने जब उससे पूछा, तुम आधी रात को यहाँ इस सुनसान रोड पे क्या कर रही हो, तो वो बोली, मेरी बेटी कई दिनों से मिल नहीं रही है, उसी को ढूंढने में यहाँ आई हूँ। मैंने पूछा, उसका हुलिया कैसा है और कितने दिन पहले खोई थी? वो औरत एक डरावनी और रहस्यमय आवाज में बोली, मेरी बेटी के हाथ में एक गुड्डा है, वो उसी गुड्डे के साथ खेल रही होगी। उस औरत की बात मुझे उस लड़की की याद दिलाने लगी जो अभी कुछ देर पहले मेरे ट्रक के सामने आई थी और अभी कुछ समय पहले मेरे ट्रक में बैठी हुई थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो औरत बोली, क्या तुमने मेरी लड़की को देखा था? मैं इतनी रात गए किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा है। वो औरत अचानक से चुप हो गई। अब तक वो रो रही थी, पर अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। मैं उसकी हंसी से और डर गया। अचानक से ये हंसने क्यों लगी? मैंने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वो औरत बोली, अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी तेरी ट्रक में बैठी हुई थी और तू बोलता है तूने उसे देखा नहीं। ये सुनते ही मैं समझ गया, ये दोनों कोई जिंदा इंसान तो नहीं है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो औरत अचानक से हवा में गायब हो गई। मैं समझ गया, ये दोनों जरूर कोई आत्मा है। मैंने अपनी सूझबूझ दिखाई और फौरन ही गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और ट्रक की खिड़की से पीछे मुड़ के उस औरत को देखने लगा। मैं वहां ज्यादा समय रुकना नहीं चाहता था। जब मैंने देख लिया कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैंने फिर से गाड़ी चालू की और वहां से जाने लगा। कुछ दूर गया ही था कि मैंने देखा एक गांव दिखाई पड़ रहा है और शायद यही काली गांव है। मैं अब यहाँ और रुकना नहीं चाहता था, तो गांव को देखकर मुझे ढाबे वाले की बात याद आ गई। उसने कहा था कि काली गांव खतरनाक है। गांव को देखते ही मैं गाड़ी और तेज चलाने लगा। कुछ देर बाद मैं गांव से निकल गया। मुझे लग रहा था बस कुछ ही दूर जाना है और अब मैं उन दोनों आत्माओं से बच गया हूँ। मैं इससे बहुत खुश था। तभी अचानक से वो लड़की और वो औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गए। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही मेरी गाड़ी अपने आप मुड़ गई और जाके एक पेड़ से टकरा गई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं कुछ लोगों के बीच में हूँ और ये मेरी पट्टी कर रहे हैं। होश में आते ही मैंने कहा, कौन हो तुम सब? क्या मैं मर गया हूँ? क्या उन दोनों ने मुझे मार डाला है? मुझे इतना डरा और सहमा देखकर उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, नहीं नहीं, तुम जिंदा हो, बस छोटी मोटी चोटें लगी हैं और हम तुम्हारे घाव भर रहे हैं। मैंने पूछा, मेरा ट्रक कहाँ है और मैं यहाँ कैसे आया? वहां के लोगों ने मुझे बताया, कल रात तुम्हारी ट्रक पेड़ से टकरा गई थी। तुम्हें और तुम्हारे ट्रक को एक बच्चे ने गांव से कुछ दूर पर देखा। उसने ये बात हमें बताई। जब हम ट्रक के पास पहुंचे तो हमने देखा तुम बेहोश पड़े हो और तुम्हें कुछ चोट आई है, तो हम लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी ट्रक यहाँ काली गांव में लेकर आ गए। मैंने कहा, मैं जिंदा हूँ, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। कल रात मैंने दो आत्माओं को देखा, एक तो छोटी बच्ची थी और एक औरत थी। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर वो काफी डरावनी लग रही थी। जब मैं गांव से गुजर रहा था तभी अचानक से वो दोनों मेरी गाड़ी के सामने आ गए और मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया और मेरी गाड़ी पेड़ से लड़ गई। मैं जब ये सब उन्हें बता रहा था तो उनमें से किसी के चेहरे पर भी डर का नामो निशान नहीं था। उल्टा वो लोग ऐसे खड़े थे जैसे ये कोई आम बात हो। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उनमें से एक आदमी बोला, ये यहाँ के लिए नया नहीं है। मैंने पूछा, नया नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो उस आदमी ने कहा, आज से 4-5 महीने पहले
चिंकी अपने गुड्डे के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो सड़क की तरफ चली गई। वो खेलने में इतना मगन थी कि उसने देखा ही नहीं वो सड़क पर जा पहुंची है। जब चिंकी की माँ ने चिंकी को रोड पर देखा तो वो भागते हुए रोड की तरफ गई, पर उन बेचारों की किस्मत खराब थी। सामने से आता एक ट्रक उन दोनों पर चढ़ गया और उन दोनों को कुचल डाला। ट्रक ड्राइवर इस सब से बहुत डर गया और अपनी ट्रक लेके यहाँ से भाग गया। इस हादसे के बाद से कई लोगों को चिंकी और उसकी माँ की आत्मा दिखाई देने लगी। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, बस यहाँ से गुजरने वाले लोगों को डरा के यहाँ से भगा देते हैं। उस दिन से हर रात चिंकी की माँ अंधेरी रातों में अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को माँ बेटी मिलकर डरा कर भगा देते हैं। अब जाके मुझे ये सारा माजरा समझ आया। मुझे लग रहा था वो दोनों मुझे जान से मारना चाहती हैं, पर ऐसा नहीं था। वो बस मुझे डराना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद मेरी जान में जान आई। मैंने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया और अपने ट्रक के पास आ गया। मैंने पूरा ट्रक अच्छे से देखा। मेरा कोई सामान कहीं गायब नहीं हुआ था और मेरा ट्रक भी ठीक था। मैं गाड़ी लेकर बिहाड़ के लिए निकल गया। कुछ ही समय में मैं बिहाड़ पहुंच गया। मैंने मेरे ट्रक से सारा गुड़ नीचे उतरवाया और अपने साथ घटी सारी बातें अपने मामा को कॉल पर बताने लगा, पर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा तूने पी रखी होगी इसलिए ये सब दिखाई दे रहा था तुझे। उन्होंने मेरी बातों को मजाक समझ लिया और हंसते हुए बोले जल्दी घर आ जा। मेरे साथ जो घटा वो मेरे लिए काफी भयानक था, पर मेरी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। अगर मैंने समय बचाने के लिए भीड़ का रास्ता ना चुना होता तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। तो दोस्तों पहली कहानी यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम तिलक शर्मा है। मैं शहर में काम करके काफी थक गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना घूम लिया जाए। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ आसाम के बोगीजुली गांव में घूमने का प्लान बनाया। मेरे साथ मेरे 2 और दोस्त जा रहे थे, जिनका नाम संजय और प्रिया था। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड थी और संजय मेरा दोस्त। मैंने सुना था कि बोगीजुली गांव में काफी बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। मैं उन पेड़ों को देखना चाहता था, इसके साथ साथ उनकी फोटोज निकालना चाहता था और बोगीजुली गांव के लोगों से वहाँ का वातावरण पूछना चाहता था। वहाँ ऐसा क्या है जो इतने बड़े बड़े पेड़ थे और बाकी जगहों पर इतने बड़े बड़े पेड़ क्यों नहीं पाए जाते। 12 फरवरी सोमवार की सुबह हम तीनों बोगीजुली के लिए निकल गए। हम अपनी कार से जा रहे थे, इसलिए हमें जाने का कोई टेंशन नहीं था। करीब 2 बजे हम बोगीजुली से कुछ दूर पहले पहुंच गए। वहां जाने के बाद हमें पता चला यहाँ से आगे हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। हमें हमारी कार वहीं पास के लॉन्ज में खड़ी करनी पड़ी। वहां से हमारा सफ़र 20 मिनट का था। वहां उस लॉज से कुछ ही दूरी पर नाव खड़ी थी। हमें नदी के इस पार से उस पार तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया और मेरा दोस्त इस सफ़र से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। वो यहाँ आकर अपने आप को यहाँ के माहौल में ढालना चाहते थे और थोड़ी शांति चाहते थे। कुछ देर नाव के सफ़र के बाद हम किनारे पर आ गए। नाव वाले को कुछ पैसे देकर हम सब वहाँ से जाने लगे। मैं कुछ कदम चला ही था कि मुझे याद आया यहाँ बोगीजुली गांव में फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहता है। मैंने तुरंत ही संजय और प्रिया को कहा, अरे रुको रुको, यहाँ से गांव की तरफ जाने से पहले जिसको जिसको फ़ोन करना चाहते हो कर लो। अंदर नेटवर्क नहीं होगा, किसी से बात नहीं हो पाएगी। ये सुनने के बाद प्रिया बोली, मैं सोशल मीडिया कैसे यूज़ करूँगी। मैंने कहा, कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया भूल जाओ। ये सुन के संजय हंसने लगा और बोला, ये देखो फ़ोन का भूत सवार है इस पर। वो दोनों आपस में मस्ती करने लगे और मैंने हमारे गाइड को कॉल किया। उसने कहा, तिलक तुम आ गए हो क्या? मैंने कहा, हाँ हम तो आ गए हैं, तुम कहाँ हो यार? हमारा गाइड बोला, ये लो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तभी अचानक से वो सामने आकर मुझसे बोला, क्या तुम भी? देखो सामने ही तो हूँ। मैं उसकी ये मस्ती देख के हंसने लगा। तभी प्रिया बोली, ये कौन है तिलक? मैंने कहा, ये हमारे गाइड हैं, यही हमें यहाँ घुमाएंगे। हमारा गाइड प्रिया और संजय को देख के बोला, क्या ये दोनों भी तुम्हारे साथ हैं? मैंने कहा, हाँ ये भी मेरे साथ ही हैं। गाइड बोला, जरा यहाँ आना तो। वो मुझे एक कोने में ले गया और बोला, तुमने तो फ़ोन पे कहा था कि तुम अकेले आओगे,
फिर ये लोग तुम्हारे साथ कैसे? मैंने कहा पहले मैं अकेले ही आ रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ ही थोड़ी मस्ती की जाए, तो मैं अपने साथ इन दोनों को ले आया। गाइड बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ गांव वाले शहर वालों को पसंद नहीं करते हैं, तुम्हारे तौर तरीके इन्हें नहीं समझते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये लो 2000 और सब संभाल लेना। गाइड बोला, अपने दोस्तों को कह दो वहां जाके किसी से ज्यादा बात ना करे, वरना गांव वाले पता नहीं क्या ही करेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ तुम डरो मत, मैं संभाल लूंगा। मैं वहां से प्रिया और संजय के पास गया और बोला, गांव वाले पुराने ख्यालातों के हैं, उनके सामने शहरी बनने की कोशिश मत करना और जितना हो सके उतना दूर रहना उन सब से। प्रिया और संजय ने कहा, जी हुजूर, जैसा आप कहें जापना। मैंने कहा इसे मस्ती में मत लो, वहां अंदर गांव में कुछ भी हो सकता है, ध्यान से रहना। इतना कह के मैंने गाइड को कहा चलो, मैंने इन्हें समझा दिया है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम गांव में पहुंच गए। पूरा गांव एक अजूबे जैसा लग रहा था। गांव में ना शहर की तरह गंदगी, ना गाड़ी की आवाज और ना तो मोबाइल टीवी का झंझट। हमारा गाइड हमें गांव के मुखिया के पास ले गया और बोला, ये तिलक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये दोनों तिलक के दोस्त हैं। ये 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। मुखिया ऊंचे सुर में बोला, इन्हें कह देना ये लोग अपने काम से काम रखें और गांव वालों से दूर रहें। हमारा गाइड बोला, हाँ हाँ मैंने इन्हें सब समझा दिया है, ये लोग कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। मुखिया की बात हम सबको अजीब लगी, पर जब हमने गाइड से पूछा ये ऐसे क्यों बोल रहे थे, तो उसने बताया कि ये सब पुराने ख्यालों के हैं। इन्हें लगता है शहर वाले के साथ रह के हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, इसलिए पूरा गांव शहर वालों से दूर रहते हैं और उनसे बात भी नहीं करते। ये सब बातें काफी अजीब थी, पर हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतना कह के गाइड हमें हमारे घर की ओर ले गया। वहां उसने हमें हमारा कमरा दिखाया और बोला, तुम सब जब तक रहोगे इसी घर में रहोगे। हमें हमारा घर दिखा के वो जाने लगा और बोला, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तब तुम्हें यहाँ की सैर कराऊंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। इतना बोल के गाइड चला गया और हम भी कमरे में अपना सारा सामान रखने लगे। सामान रखने के बाद हमने अपने कपड़े बदले और वहीं बैठ गए। जब हमारी नजर खिड़की की तरफ गई तब हमने खिड़की से देखा कुछ लोग हमें देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, और कैसे हैं आप लोग, पर उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया और हमें अनदेखा करके चले गए। गांव वाले काफी अजीब तरीके से हमें देख रहे थे और उनका रवैया भी बहुत अजीब दिख रहा था। कुछ देर बाद गाइड आया और हमें पूरा गांव घुमाने के लिए लेकर चला गया। गांव के हर तरफ पेड़ पौधे थे, ऐसा लग रहा था ये गांव नहीं पेड़ों का नगर हो। बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे पेड़ देखने को मिल रहे थे। संजय अपने कैमरे से यहाँ वहाँ की फोटो ले रहा था और प्रिया मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के घूम रही थी। गाइड हमें उस गांव की खासियत बता रहा था। उसने बताया कि यहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो सारी बूटियां हमें हमारे अगल बगल से मिल जाती हैं। हमारे यहाँ बस एक वैद्य है जो पूरे गांव की तबीयत ठीक करता है, और यहाँ जितने बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं उतने बड़े बड़े पेड़ कहीं नहीं पाए जाते। ये सब हमें काफी अच्छा लग रहा था। हमने एक एक करके पूरा गांव घूम लिया, पर गांव का एक भी इंसान हमसे बात नहीं कर रहा था। जब मैंने इस बारे में फिर से गाइड से बात करनी चाहिए तो उसने मेरी बात पलट दी और बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। संजय फोटो खींचते हुए बोला, अरे हमें यहाँ भी ले चलो भाई। मैंने कहा, यहाँ कहाँ संजय? संजय बोला, ये मुखिया के घर के पीछे काफी अच्छे अच्छे फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं, हमें वहां भी जाना चाहिए। एक बार मैंने जब मुखिया के घर के पीछे नजर डाली तो मैंने देखा, अरे हाँ यहाँ तो काफी बढ़िया बढ़िया फूल पौधे दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा चलो वहां चलते हैं। गाइड बोला, नहीं वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। पर संजय और प्रिया ने कुछ भी नहीं सुना और मुखिया के घर के पीछे चले गए। वहां जाके प्रिया ने उनमें से कुछ फूल तोड़ लिए और अपने बालों में लगा लिए। गाइड भागता हुआ प्रिया और संजय के पास गया और बोला, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना अगर मुखिया आ गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। गाइड को ऐसा डरा देख प्रिया और संजय वहां से बाहर आ गए। प्रिया ने पूछा, इतने डरे हुए क्यों हो? तब गाइड बोला, मुखिया बहुत सख्त है, वो इन फूलों को किसी को भी छूने नहीं देना चाहता है। अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ यहाँ आए थे तो तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनना पड़ेगा।
मैंने सोचा हमारी वजह से गाइड क्यों डांट खाए। मैंने कहा मुखिया आए उससे पहले हमें अपने घर जाना चाहिए, चलो सब यहाँ से। हम वहाँ से सीधा घर आ गए। गाइड काफ़ी डरा हुआ था। मुझे शुरुआत से लग रहा था ये कुछ छुपा रहा है, और मेरा शक तब पक्का हो गया जब इसने ये कहा कि मुखिया बहुत सख्त है और ये फूल कोई छूता नहीं है। पर मैंने उस समय कुछ भी बोलना सही नहीं समझा, इसलिए चुप था। गाइड वहाँ से जाते जाते बोला, तुम्हारा खाना तुम्हारे पास आ जाएगा, पर तुम घर से बाहर मत निकलना। प्रिया ने जवाब दिया, हम बच्चे नहीं हैं, तुम जाओ। गाइड के जाने के बाद हम तीनों आपस में बातें करने लगे। प्रिया बोली, जब से मैंने उस फूल को सूंघा है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और जब हम घूम रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि कोई पेड़ के पीछे से झांक रहा है। संजय बोला, जब मैं फोटोज ले रहा था तभी मुझे ऐसा लगा कोई हमारे सामने से गुजरा, पर मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, इसलिए ये बात मैंने तुम दोनों को नहीं बताई। मैंने कहा हाँ कुछ तो अजीब है यहाँ पर, ये गांव वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं हमसे। संजय और प्रिया कैमरा में फोटोज देख रहे थे। प्रिया बोली, ये कौन है पेड़ के पीछे? संजय बोला, कहाँ, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पर जब हमने ध्यान से देखा तब हमें पता चला कि कोई काला साया पेड़ के पीछे से हमारी तरफ देख रहा है। पर मैंने कहा ये कोई गांव वाला होगा, यहाँ तो सब हमें चुपके चुपके ही देखते हैं, सामने तो कोई आता ही नहीं है। यही सब बातें करते करते रात हो गई। करीब 8 बजे गाइड हमारा खाना लेकर आया और बोला, ये लो तुम्हारा खाना। हमने वो खाना खा लिया और गाइड वहां से चला गया। हम शहर में थे तब 10-11 बजे खाना खाते थे, पर यहाँ इतना जल्दी खाना देखकर हम हंसने लगे। खाना टेबल पर रख के हम आपस में कुछ बात करने लगे। बात करते करते 11:30 बज गए और हम थक भी गए थे, इसलिए मैंने कहा खाना खा लो और सोने चलो। हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। आधी रात करीब 1-2 बजे कोई दरवाजा पीट रहा था। हम सब सो रहे थे, पर प्रिया की आंख खुल गई। इतनी रात में कौन आया है, यही सोच के प्रिया दरवाजा खोलने गई। पर जब उसने दरवाजा खोला तो देखा वहां कोई नहीं है। प्रिया दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि उसे ऐसा लगा कोई उसे बुला रहा है। जब वो बाहर झांकने गई तो उसे कोई चमकती चीज उसे अपने पास बुला रही थी। प्रिया को वो चीज काफी आकर्षित कर रही थी। प्रिया धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगी। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा ये आवाज मुखिया के घर के पीछे वाले हिस्से से आ रही है। प्रिया वहां जाकर उन फूलों के बीच बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब मेरी और संजय की नींद खुली तो हमने देखा प्रिया घर में नहीं है। हम दोनों प्रिया को लेके काफी परेशान हो गए और उसे यहाँ वहां देखने लगे। तभी गाइड आया और बोला, प्रिया मुखिया के घर पर है, वो कल रात से मुखिया के घर के पीछे वाले हिस्से में बेहोश पड़ी है। जब हम वहां गए तो देखा कि प्रिया वहीं बेहोश पड़ी है। हमने उसे होश में लाने की कोशिश की, पर वो होश में नहीं आई। तभी वहां गांव के वैद्य आए और प्रिया को देखने लगे। उन्होंने प्रिया को देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी कमजोरी है, इसी वजह से बेहोश हो गई होगी। इसे घर लेके जाओ और कुछ देर आराम करने दो। हम दोनों ने प्रिया को उठाया और घर की तरफ आने लगे। मैंने जब गांव वालों को देखा तब उनके आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था और सबके चेहरों पर खौफ दिखाई दे रहा था। घर आने के बाद मैंने देखा मुखिया और गाइड आपस में कोई बात कर रहे थे और वो काफी डरे डरे लग रहे थे। घर पहुंचने के बाद हमने प्रिया को होश में लाया और उससे पूछा, तुम वहां कैसे पहुंची? पर उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। हमने भी सोचा प्रिया ठीक नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा जोर देना ठीक नहीं है। कुछ देर बाद गाइड आया और बोला, सब ठीक है ना? संजय ने कहा, हाँ यहाँ सब तो ठीक है, पर क्या गांव में सब ठीक है? गाइड एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ यहाँ क्या होगा, सब ठीक है यहाँ। उसने कहा, तैयार हो जाओ, अभी गांव का कुछ हिस्सा देखना बाकी है। मैंने कहा, मन तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, हम तैयार रहेंगे। एक एक करके हम नहाने चले गए और फ्रेश हो लिए और गाइड का इंतजार करने लगे। तभी संजय बोला, जब तक गाइड नहीं आता है हम थोड़ा आसपास घूम आते हैं और उनके कुछ फोटोज निकाल लेते हैं। पहले तो मैं मना कर रहा था क्योंकि गाइड ने बाहर निकलने से मना किया था, पर संजय और प्रिया ने मुझे बाहर निकलने के लिए मना ही लिया और हम बाहर निकल आए। हमने सोचा कि कुछ देर यहाँ आसपास के कुछ फोटोज ले लिए जाए, तो हम कैमरा लेकर यहाँ वहाँ की फोटोज लेने लगे। तभी गांव के कुछ लोगों ने हमें देखा और वो चिल्लाने लगे, ये कौन लोग हैं जो हमारे गांव में आ गए हैं?
इनके कपड़े देखो, इनका हुलिया और तौर तरीका देखो। इस लड़की ने तो पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं। एक बार फिर ये लोग गांव में कहर लाना चाहते हैं। ये खुद भी मरेंगे और हम गांव वालों को भी मारेंगे। ये सब सुनने में काफी अजीब सुनाई दे रहा था। कहर, हुलिया, हम भी मरेंगे, इनको भी मारेंगे। हम तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था। गांव वाले चिल्ला रहे थे। इसी वजह से संजय भी उनसे इस बात पे बहस करने लगा और बोला, ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? तौर तरीके नहीं पता क्या? हम शहर से आते हैं तो जानवर है क्या? और हमारी वजह से कौन मर रहा है? हमने किसे मारा है? देखते देखते ये बहस काफी लंबी हो गई और वहाँ गांव के सारे लोग जमा हो गए। तभी हमारा गाइड आया और बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने मना किया था ना बाहर निकलने से, तो क्यों बाहर आए? मैंने गाइड को सब कुछ बता दिया। उसने कैसे न कैसे करके उस बहस को शांत करवाई और बोला, सब अपने अपने घर जाओ, सब ठीक है यहाँ। ये लोग एक दिन के अंदर चले जाएंगे, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। गाइड की बात सुन के सब जाने लगे, पर वो सब हमें काफी अजीब तरीके से घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो हमें मार डालेंगे। उन सब के जाने के बाद गाइड संजय पर बहुत गुस्सा करने लगा और बोला, मैंने कहा था ना ये लोग पुराने ख्याल के हैं, इनसे उलझना नहीं। क्या जरूरत थी बहस करने की? मैंने कहा माफ कर दो मेरे दोस्त को, अब अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा गाइड काफी गुस्से में था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बात बड़ी हो, पर वो कुछ छुपा रहा था हमसे। इस समय मैंने कुछ पूछना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने गाइड को कहा, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ जाना होगा कल सुबह जाएंगे, और आज पूरा दिन हम घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गाइड बोला, अगर और झगड़ा करना हो या गांव वालों के हाथों मरना हो तो ही बाहर आना। अब तुम्हारा रात का खाना तुम्हारे पास आ जाएगा, घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी खाना लेके आएगी, उसे परेशान मत करना और खाना लेकर उसे जाने देना। इतना बोल के गाइड चला गया और हम सब अपने कमरे में जाकर बैठ गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। जैसे ही शाम हुई, संजय अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगा और प्रिया अपना सामान रखने लगी। कुछ देर और बिताने के बाद रात हो गई। संजय बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जगाना मत। और प्रिया बोली, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे भी जगाना मत। मैंने सोचा अभी ये एकदम सही समय है, मैं अपनी डायरी में सब लिख लेता हूँ। मैं अपनी डायरी में लिखने लगा। कुछ ही समय में पूरी तरह से रात हो गई और मैंने देखा कि प्रिया और संजय दोनों सो गए हैं। मैंने भी अपनी डायरी लिख ली थी और अब मैं भी आज के बहस से काफी थक गया था। मैंने सोचा जब तक गाइड की बेटी खाना लेके नहीं आती है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मैं कुछ देर के लिए लेटने चला गया। मेरी आंख लगी ही थी कि कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। उसके शोर से मेरी आंख खुल गई। मैंने सोचा गाइड की बेटी खाना लेकर आई होगी। मैं यही सोचकर दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोला। मैंने जब बाहर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा, अरे अभी तो दरवाजा ठोक रहा था कोई, कहाँ चला गया? इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं दरवाजा बंद करके एक बार फिर सोने चला गया। मैं सोने जा ही रहा था कि एक बार फिर से कोई काफी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मैं एक बार फिर से उठकर बाहर गया और जब मैंने बाहर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कोई जानबूझ के हमें परेशान कर रहा है, पर 2 बार ऐसा होने पर मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से में ही घर के अंदर गया और इस बार दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैंने सोचा जैसे ही कोई दरवाजा बजाएगा मैं तुरंत उसे पकड़ लूंगा। कुछ देर तक मैं वहीं अंदर दरवाजे के पास खड़ा था। तभी एक बार फिर से किसी ने दरवाजा ठोका। इस बार मैंने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि गाइड की बेटी हम सबके लिए खाना लेकर आई है। मैं काफी गुस्से में था तो मैंने पूछा, तुम ही थी ना जो कब से दरवाजा पीट रही थी? पर उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। वो इतना बोलकर मेरे हाथों में खाना देकर चली गई। मैंने भी उसे कुछ कहा नहीं और गुस्से से खाना लेकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने प्रिया और संजय को खाना खाने के लिए उठाने की कोशिश की, पर दोनों ने कहा, तू खा ले, हम नहीं खाएंगे। ये सुनने के बाद मैंने भी खाना नहीं खाया और वहीं पास के टेबल पर रख के सोने चला गया। अगले दिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा संजय और प्रिया दोनों उड़ गए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? संजय ने कहा, कुछ नहीं, कल रात पता नहीं कोई बार बार दरवाजा ठोक रहा था और जब मैं बाहर गया तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, कल रात मैंने भी ऐसा ही महसूस किया, कोई दरवाजा बजा रहा था पर बाहर जाकर देखने पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी संजय ने कहा, कल रात प्रिया
मैंने तुम्हें बाहर जाते हुए देखा था। मैं नींद में था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं तुम्हें। इतनी रात में क्या करने गई थी बाहर? मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा हाँ, कल रात तो दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, पर मैं अभी नींद में था, इसलिए यकीन से कुछ भी कह नहीं सकता। पर प्रिया ने कहा नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। संजय, तुमने कोई सपना देखा होगा। संजय ने कहा ये गाँव बहुत अजीब है। मैंने कहा हाँ, यहाँ कुछ तो अजीब है। तभी मेरी नज़र उसी टेबल पर पड़ी जिस टेबल पर कल रात मैंने खाना रखा हुआ था। मैंने देखा कि पूरा खाना खत्म हुआ पड़ा है। मैंने सोचा लगता है इन दोनों ने मिलकर पूरा खाना खा लिया। मैंने कहा ये इतना सारा खाना किसने खाया? संजय बोला मुझे नहीं पता, मैं तो रात भर सो रहा था। सुबह जब नींद खुली तो इस टेबल पर कोई खाना नहीं था, पर जब मैंने प्रिया को देखा तो उसके कपड़ों पर खाना लगा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा क्या तूने खाना खत्म किया है, तो उसने इस बात से साफ साफ मना कर दिया। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी कि इतना सारा खाना प्रिया अकेले कैसे खा गई, पर उस वक्त मैंने प्रिया को कुछ भी नहीं कहा। उठकर बाहर जाने लगा तभी मैंने देखा गाइड घर के बाहर खड़ा होकर हमारी सारी बातें सुन रहा है। मैंने कहा और भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा चलना नहीं है क्या, सुबह हो गई है। वो बोलते समय काफ़ी अटक अटक के बोल रहा था, ऐसा लग रहा था किसी बात से वो डरा हुआ है। पर जब मैंने उससे कहा क्या हुआ भाई, डरे हुए लग रहे हो, पर उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ, चलना भी तो है हमें। मैंने कहा 30 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। उसने कहा मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ, तुम आओ। मैं अंदर जाकर फ्रेश होने लगा और कपड़े बदलने लगा। कुछ देर बाद मैं संजय और प्रिया के साथ बाहर आया और बोला चलो कहाँ लेके चल रहे हो हमें? पर जब उसने मेरे साथ प्रिया को देखा तो वो काफ़ी डर गया और कपकपाते हुए बोला ना ना ना, नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। संजय बोला तुम पागल हो गए हो क्या, हम तीनों साथ आए हैं और जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। गाइड बोला नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। गाइड की ये बात सुन के प्रिया को गुस्सा आने लगा। प्रिया एक डरावनी आवाज़ में बोली मैं क्यों नहीं चल सकती इनके साथ? प्रिया की आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। गाइड तो पहले ही प्रिया से डरा हुआ दिखाई दे रहा था, पर प्रिया की आवाज़ सुन के मैं और संजय भी चौंक उठे। प्रिया काफ़ी अजीब तरीके से बोल रही थी और बुरी नज़रों से गाइड को घूरने लगी। प्रिया को ऐसे घूरता देख वो गाइड कांपने लगा। प्रिया बोली मैं भी इनके साथ जाऊंगी, पर गाइड बोला अगर तुम चलोगी तो मैं इन्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। प्रिया ये सुनते ही गाइड की तरफ बढ़ने लगी और उसने जबरदस्ती गाइड का हाथ पकड़ लिया और बोली मैं भी चलूंगी। गाइड जोर जोर से चिल्लाने लगा छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे बाकी लोगों की तरह मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रिया उसे छोड़ने के बदले उसका हाथ और जोर जोर से मोड़ने लगी। गाइड काफ़ी जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुन के आसपास के लोग हमारी तरफ आने लगे। उन सबको आता देख मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया इतना अजीब कैसे हो गई और ये काफ़ी बदली बदली क्यों लग रही है? मैंने कहा प्रिया छोड़ो उसका हाथ, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो, छोड़ो उसे। ये सुनते ही प्रिया ने गाइड का हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ पलट के लड़के की आवाज़ में बोली नहीं, मैं भी चलूँगी। पर मैं लड़के की आवाज़ सुनकर समझ गया था ये प्रिया नहीं कोई और है। मैंने एक बार फिर से कहा तुम हमारे साथ नहीं आओगी? प्रिया बेहद डरावनी आवाज़ में बोली मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार दूंगा। प्रिया को ऐसे रूप में देख हम सबकी रूह कांप उठी। उसकी आवाज़ एक लड़के जैसी हो गई थी और उसकी आंख खून की तरह लाल हो गई थी। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको। इतना सुनते ही वो मेरी तरफ आई और मेरा गला दबाने लगी। देखते ही देखते उसने अपने एक हाथ से मुझे हवा में उठा लिया। मैं छोड़ो छोड़ो कहता रह गया, पर प्रिया मुझे छोड़ने के बजाय मेरा गला और जोर से दबाने लगी। ये देख संजय और गांव वाले तुरंत मुझे प्रिया से छुड़ाने लगे, पर प्रिया मेरा गला काफ़ी जोर से दबाने लगी और सबकी कोशिश करने के बाद भी वो सब मुझे छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ उस गांव के पुरोहित आए। उन्होंने प्रिया पर गंगा जल छिड़का और उसके सिर पर एक लोहे की रोड से मारा। इस वजह से प्रिया ने मेरा गला छोड़ दिया और वो गिरकर बेहोश हो गई। मेरा गला दबाने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया अचानक से प्रिया को हुआ क्या है। संजय ने देखा प्रिया बेहोश पड़ी है। वो जब गांव वालों से पूछने लगा क्यों किया तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा और इसे क्या हुआ है जो ये बदल गई है। गाइड ने कहा इसे शंकर ने अपने वश में कर लिया है। संजय ने पूछा कौन शंकर? गाइड ने कहा आज से बहुत साल पहले शंकर शहर से यहाँ इस गांव में आया था। शंकर कोई और नहीं, मुखिया का लड़का था। वो यहाँ 10 साल बाद आया था, पर वो गांव और शहर के माहौल में फ़र्क नहीं समझता था। जब वो शहर से आया था तब वो गांव वालों को काफ़ी परेशान करता था, पर मुखिया का बेटा होने के कारण कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता था और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो गांव के लोगों को तंग करता था।
उसका तौर तरीके गांव वालों को जरा भी पसंद नहीं आया, पर कोई चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन गांव की एक लड़की कुछ काम से घने पेड़ के इलाके में जा रही थी। जब शंकर ने उसे वहां जाता देखा तो शंकर भी उसके पीछे पीछे वहां गया और उस लड़की को छुप छुप के देखने लगा। काफी देर ऐसे करने के बाद उस लड़की को जब लगा शंकर उसे छुप छुप के देख रहा है तो वो बोली, तुम कब से मुझे पेड़ों के पीछे से देख क्यों रहे हो? शंकर ये सुनने के बाद शंकर पेड़ के पीछे से आया और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब उस लड़की ने कहा ये सब मत करो, ये गलत है, तो शंकर ने कहा ये सब मेरे लिए आम बात है, मैं शहर में ऐसा रोज किसी न किसी लड़की के साथ करता रहता हूँ। लड़की के मना करने के बाद भी शंकर नहीं रुका और उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। जब वो लड़की चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज सुन के सारे गांव वाले वहां पहुंच गए। शंकर को एक लड़की के साथ जबरदस्ती करता देख गांव वालों का गुस्सा जवाब दे चुका था। उनका सब्र का बांध अब टूट गया था और शंकर को ऐसा करता देख पूरे गांव में आक्रोश भर उठा था और इसी वजह से गांव वालों ने शंकर को वहीं जान से मार दिया। शंकर के मरने के बाद गांव वाले शंकर की लाश मुखिया के पास लेकर आए और उन्होंने मुखिया को सारी बातें बताई। मुखिया गांव वालों पर विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब उसने उस लड़की की हालत देखी तब वो अपने बेटे के कामों पर शर्मसार हो गया। मुखिया अपने बेटे को मरा देख काफी उदास हो गया, पर उसके लड़के ने काफी गलत काम किया था। इसलिए मुखिया ने कहा, मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था, उसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता था, पर इसने मेरी नाक कटवा दी भरे गाँव में। पर वो शंकर से बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से उसकी लाश को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में गाड़ कर वहाँ फूल लगा दिए हैं। पर शंकर की मौत के कुछ दिनों बाद से यहाँ कुछ अजीब अजीब होने लगा। कुछ दिनों बाद से गांव में शंकर की आत्मा घूमने लगी और जो भी यहाँ घूमने आता शंकर उसे फंसा कर इन फूलों के पास लाता और उन्हें अपने वश में करके एक दूसरे को मरवा देता। जो भी शहरी यहाँ आता शंकर की भटकती आत्मा उसे फंसा के मार देती। इसी सब से तंग आके हमने कई बार इन फूलों को खुड़वा कर फेंकना चाहा, पर इन्हें जितना उखाड़ते हैं ये उतने ही बड़े हो जाते हैं। शंकर लड़कियों को बड़े आसानी से अपने वश में कर लेता है, इसी वजह से उसने प्रिया को बड़ी आसानी से अपने वश में कर लिया। प्रिया ने जब से उन फूलों को सूंघा है वो तब से शंकर के बस में आने लगी और प्रिया को कल रात शंकर ही अपने साथ फूलों के पास ले गया था और कल रात तुम्हारा दरवाजा भी शंकर ही पीट रहा था। जब तिलक और संजय ने दरवाजा खोला तब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, पर जब प्रिया ने दरवाजा खोला तब शंकर ने बड़े आसानी से प्रिया को अपने वश में कर लिया। कल रात का सारा खाना प्रिया ने खाया था और उसे खाने पर मजबूर शंकर ने किया था। शंकर प्रिया को पहले ही दिन से अपने वश में करना चाहता था और प्रिया खुद उन फूलों के बीच जाकर शंकर को बुला लाई। और जब आज सुबह मैंने प्रिया को इस हालत में देखा तो मैं समझ गया ये अब प्रिया नहीं रही, इसके अंदर शंकर आ गया है। इसलिए मैंने कहा ये हमारे साथ नहीं चल सकती, अगर ये हमारे साथ चलती है तो ये हम सबको मार देती और शंकर की आत्मा प्रिया की मदद से इस गाँव के बाहर चली जाती। मैं और संजय ये बात सुन के काफी हैरान थे, पर गांव वालों ने जो भी कहा वो सब सच था। शंकर हमें कुछ कर ना दे, इसी डर से गांव वाले हमसे बात नहीं कर रहे थे और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे। गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से हमें कुछ हो, इसलिए यहाँ गांव में ज्यादा शहरी लोगों को नहीं आने दिया जाता है। ये सारी बातें मैं और संजय सुन के चौंक गए। हमें इन सारी बातों पर विश्वास नहीं था, पर अपनी आंखों से देखने के बाद हमें शंकर की भटकती आत्मा पर विश्वास करना पड़ा। मैंने कहा मेरी प्रिया ठीक कैसे होगी? पुरोहित ने कहा मुझे ये सब पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने पूजा की तैयारी पहले ही कर ली थी। पुरोहित ने कहा इसे कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें पूजा खत्म होने के बाद जल्द से जल्द गांव से निकलना होगा। मैंने कहा हम निकल जाएंगे, आप प्रिया के अंदर से शंकर की आत्मा को बाहर करो। पुरोहित ने कहा इसे मंदिर के पास ले चलो, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर रखी है। वहां जाने के बाद पुरोहित ने कुछ घंटों तक पूजा की और पूजा खत्म होते ही प्रिया की आंखों से एक सफेद धुआं बाहर निकला और हवा में गायब हो गया। उस सफेद धुएं को सबने देखा और वो देखकर दिल दहल उठा। पुरोहित ने हमें कहा मैंने उसे कुछ देर के लिए शांत कर दिया है, पर तुम तीनों को जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना इस बार उसे रोकना काफी मुश्किल होगा। मैं ये सुनते ही संजय के साथ गया और अपना सारा सामान भरने लगा और कुछ देर बाद हम तीनों गांव वालों की मदद से उस गांव से बाहर आ गए और हमारी जान बच गई। ये सब काफी डरावना था हमारे लिए और प्रिया के साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। हम वहां से निकलकर सीधा अपने घर के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।